नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 दिसंबर यानी 17 दिसंबर 2022 के जो करंट अफेयर है उसके बारे में। यह करंट अफेयर मुख्यतः उत्तर प्रदेश पीसीएस और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो क्वेश्चन 1 है, भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करी जा रही है। सूर्य किरण के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसमें ऑप्शन 1 दे के रखा है उत्तराखंड के चमोली में, दूसरा है नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल में, तीसरा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में और चौथा ऑप्शन है नेपाल के काठमांडू में। तो इसका सही उत्तर है नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में, क्योंकि पिथौरागढ़ में ऑपरेशन सूर्य किरण के जो है 15वें संस्करण का आयोजन किया गया था। तो देख लेते हैं, नेपाल और भारत की सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या होता है? वो होता है सूर्य किरण। तो सूर्य किरण जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन किया गया है नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में। तो इस अभ्यास के बारे में देख लेते हैं। तो ये अभ्यास कैसा है? ये अभ्यास की प्रकृति है, यानी ये प्रतिवर्ष आयोजित होता है। दोनों देशों को इस प्रतिवर्ष आयोजित होता है। इसके उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के सैनिक द्वारा क्या होता है, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सैन्य संबंध स्थापित किए जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं भारत और जो नेपाल की सीमा है वो मुख्यतः जो है पर्वतीय इलाकों से संबंधित है। जैसे उत्तराखंड के क्षेत्र में आप देख लेते हैं, उसकी जो सीमा है लिपू लेक और काला पानी लिम्पिया दुरिया के क्षेत्र में पड़ती है। वहीं पे आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। तीसरा आप देते हैं बिहार। आप मैप की सहायता से भी देख सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, तो भारत का ये वाला हिस्सा आप देखते हैं, ये मुख्यतः क्या है, यहाँ पे आप देखते हैं नेपाल होता है। तो नेपाल इस जगह पे भारत का उत्तराखंड है। यहाँ पर भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो पड़ता है। यहाँ पर अब बिहार राज्य को देखेंगे, इस जगह पे आ रहा है पतली सी पट्टी के रूप में आप जो है ये जो देखते हैं ये वेस्ट बंगाल है और ये जो है सिक्किम सीमा है। यानी जो भारत और नेपाल की सीमा देखी जाए लगभग 5 राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये उत्तराखंड का एरिया हो गया और ये सिक्किम का एरिया हो गया। ये कैसे हैं? दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो इस क्षेत्र में जो है सैन्य संबंध स्थापित करने के लिए इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। दूसरा, आपदा प्रबंधन के तहत मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए। आप जानते हैं जो हिमालयी क्षेत्र है आपदा प्रवण क्षेत्र है, तो वहां पर समय समय पर भूकंप भूस्खलन जैसी आपदाएं आती रहती हैं। उससे रिलेटेड जो आपदा के तहत जो है मानवीय सहायता प्रदान करना होता है, उससे संबंध में भी इसका आयोजन किया जाता है। उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए, जैसे भारत और नेपाल क्या है उग्रवाद से भी प्रभावित है, तो इनके बीच में जो अनुभव साझा करना होता है इसके लिए भी युद्धाभ्यास मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोनों सेनाओं के बीच में अंतर संचालन क्षमता को विकसित करना हो या फिर अनुभव साझा करना हो, इसके उद्देश्य से भी इस का आयोजन किया जाता है। और वर्तमान देखा जाए इसके पिछले यानी 15वें संस्करण का आयोजन की बात करी जाए, भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया था। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, ये यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यूपीएससी के 2014 में भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले हम लोग 2014 वाला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या है, यूपीएससी का जो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था अग्नि 4 मिसाइल के बारे में। अग्नि 4 मिसाइल के संदर्भ में ऑप्शन दे रखे थे कि कौन सा कथन सही है। इसमें पूछा गया था क्या यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, इसमें केवल तरल प्रणोदक यूज होता है और इसकी लगभग 7500 किलोमीटर दूरी और 1 टन परमाणु आयुध पहुंचा सकती है। देखिए क्या ये बात सही है कि यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। दूसरा, ये केवल तरल प्रणोदक नहीं, ये 2 चरणों वाला इंजन होता है, इसमें ठोस प्रणोदक यूज होता है। और तीसरा ऑप्शन दे रखा था 7500 किलोमीटर। चूंकि ये नॉन इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है तो इसकी अधिकतम जो क्षमता है मतलब दूरी की बात करिए 3500 से लेकर 4000 किलोमीटर तक की ये दूरी कवर करती है और 1 टन परमाणु वारहेड को ले जाने में सक्षम है। यानी इसका पहला ऑप्शन छोड़ के बाकी दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। इस वजह से देखते हैं केवल ए सही हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, अग्नि 4 परमाणु संपन्न लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? लगभग 4000 किलोमीटर है, स्वदेश निर्मित है और ये अग्नि 4 के सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। 17 टन का वजन है और 20 मीटर ये लंबी है। इसमें 2 चरणों वाली क्या होता है? ठोस ईंधन प्रणाली है।
क्वेश्चन में क्या देके रखा था, इसमें गया था तरल प्रोडक्ट, तो वो गलत हो गया था। और 1 टन परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और अधिकतम दूरी कितनी, 4000 किलोमीटर तक दूरी पे ये ले जा सकती है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं अग्नि 5 के बारे में, हम लोग देख लेते हैं अग्नि 5 क्या है। इसमें ऑप्शन दे रखा है कि इसके बारे में कौन सा कथन सही है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, और जो है बैलिस्टिक मिसाइल आप देखते हैं ये कुछ इस प्रकार से जो मिसाइल जो है मतलब जो छोड़ी जाती हैं और जो है एटमॉस्फेयर पे जाने के बाद जो है ऊपर एक ऊंचाई को छूने के बाद जो है क्या होता है, ग्रेविटी के माध्यम से जब नीचे गिरती है तो इस प्रकार की जो मिसाइल होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है। और दूसरा आप देखते हैं क्रूज मिसाइल, तो क्रूज मिसाइल जो है हमारे जो मतलब एक तरीके से क्षोभ मंडल है उसकी मतलब 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य भी उड़ाई जाती है, मतलब उनको जो है सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल होती है। और ये जो मिसाइल होते हैं मुख्यतः जो आप देखेंगे जो रडार सिस्टम लगा होता है उसके द्वारा इसको मतलब उसके क्षेत्र में आने पर जो है ये प्रदर्शित हो जाती हैं या दिखाई पड़ जाती हैं, जबकि क्रूज मिसाइल होती हैं उसको रडार भी नहीं पकड़ पाता है। तो ये क्या है, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत बनाया गया था, ऑप्शन 1 है। दूसरा है सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल, ये भी सही है। तीसरा है अग्नि श्रृंखला की सबसे लंबी यानी रेंज वाइज देखा जाए मिसाइल, हाँ बिल्कुल सही है क्योंकि ये 5000 से अधिक किलोमीटर को एरिया कवर करती है, तो अभी तक की जो सबसे लंबी मिसाइल है वो यही है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। ये क्या है, हाल ही में अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया। इसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। अग्नि 5 में देखा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया। इसके तहत आप देखेंगे त्रिशूल हो गया, आकाश हो गया, इस तरीके की मिसाइल भी विकसित की गई है। सतह से सतह मार करने वाली है, ठीक है। ये दागो और भूल जाओ प्रकृति की मिसाइल है, यानी एक बार अगर हमने इसको जो है फायर कर दिया तो उसके बाद ये अपने लक्ष्य पर ही गिरती है। इंटरसेप्टर मिसाइल के बिना इसे रोका नहीं जा सकता है। 5000 किलोमीटर की सीमा से परे लक्ष्य को भेदने की क्षमता है, यानी भारत आज देखिए जाए तो चाइना को कवर कर चुका ही है पूरा, और साथ साथ जो है हमारी क्षमता जो है यूरोप तक का हम इस मिसाइल के माध्यम से यूरोप तक पहुंच चुके हैं। यानी क्या है, हम अपने कॉन्टिनेंट को छोड़ के हम अन्य कॉन्टिनेंट तक पहुंच चुके हैं, इसलिए इसे अंतर कॉन्टिनेंटल या फिर इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल भी कहते हैं। अग्नि 5 मिसाइल के परिचय देख लीजिए। अग्नि 5 मिसाइल पर भारत का परमाणु लांच क्षमता की रीढ़ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए ये चाहे हम कह सकते हैं अपने भूतल से भी लॉन्च कर सकते हैं, स्थल से, जल से, यानी कि हम लोग जो अपनी नेवी के सहायता से भी, और जो है साथ साथ जो है हम लोग जो है जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उससे भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। यानी क्या है, हमारे लिए रीढ़ का काम करती है। अग्नि 5 मिसाइल देखा जाए इसका डिजाइन और विकास किसने किया है, डिजाइन विकास जो है डीआरडीओ द्वारा किया गया है। अग्नि सीरीज की अन्य मिसाइल देख लेते हैं। अग्नि सीरीज देखा, पहली मिसाइल थी 700 से 800 किलोमीटर रेंज है, दूसरी की जो है लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक की रेंज को कवर करती है। अग्नि 3 की बात करी जाए 2500 किलोमीटर से अधिक रेंज, और अग्नि 4 की बात करी जाए 3500 से लेकर 4000 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करती है। और यह एक रोड और मोबाइल लॉन्चर है, यानी रोड से भी हम लॉन्च कर सकते हैं और किसी भी लोकेशन पर हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। तो ये अग्नि 5 की बात करी जाए इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे आईसीबीएम कहते हैं। अंतर महाद्वीपीय यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक के ये भेजी जा सकती है। यानी अब हम लोग उन देशों में शामिल हो चुके हैं जिनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल की क्षमता है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है एरोनॉमी शब्द किससे संबंधित है। तो एरोनॉमी शब्द का इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, सभी ग्रहों के वायुमंडल के अध्ययन से, एडवांस लड़ाकू विमानों की गति से, पृथ्वी के वायुमंडल में क्लाउड सीडिंग से, चौथा ऑप्शन है वायुयान के अध्ययन से। देखिए क्या है, ये सभी ग्रहों के अध्ययन से संबंधित है। एरोनॉमी क्या है, सभी ग्रहों के अध्ययन से संबंधित है। क्लाउड सीडिंग क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कृत्रिम रूप से वर्षा करवाते हैं, यानी कि जो बादल होते हैं, तो बादल में आप जानते हैं जलवाष्प होती है, तो किसी भी जलवाष्प के संघनन के लिए क्या होता है, एक हाइग्रोस्कोपिक नाभिक यानी कि एक नाभिक की जरूरत होती है। तो नाभिक यानी नाभिक के रूप में हम लोग सोडियम इत्यादि के यहाँ पे छिड़काव करते हैं, तो जिससे क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स होती है इसके अराउंड जो है मतलब इकट्ठी हो जाती हैं और ग्रेविटी के भार के कारण नीचे गिरने लगती हैं। तो यह जो प्रक्रिया जो है कृत्रिम रूप से की जाती है, तो इसे हम लोग जो है क्लाउड सीडिंग कहते हैं। तो देख लेते हैं, एरोनॉमी की बात करी जा रही है, तो एरोनॉमी क्या है, वह विज्ञान है जो सभी ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करता है, जिसमें सौर विकिरण के कारण विघटन और आयनीकरण की घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण भौतिक रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल होती है। 1954 में देखा जाए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स द्वारा क्या किया जाता है, इस शब्द को अपनाया गया था और आधिकारिक प्रमाणन भी इसको प्राप्त हो चुका है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल क्षेत्रों और अन्य सौर मंडल के वैज्ञानिक अध्ययन से संदर्भित करता है। देखिए पृथ्वी क्या है,
पृथ्वी है उसमें देखिए आप जानते हैं कौन कौन से लेयर हो जाती है, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, और जो मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया। तो ये जो विभिन्न परतें होती हैं, इनके अध्ययन से संबंधित क्या होता है, जो अध्ययन होता है इसी से क्या होता है, इसको ही हम एरोनॉमी कहते हैं। देखिए क्या होता है, जो सूर्य होता है, सूर्य हो गया, सन है, तो ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी पे क्या होता है, पृथ्वी का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो सूर्य से लगातार क्या होता है, जो सन स्पॉट साइकिल के दौरान क्या होता है, यहाँ से सौर विकिरण भारी मात्रा में, क्या कहते हैं, सौर विकिरण जो है सूर्य से लगातार आता रहता है, जो कि क्या होता है, पृथ्वी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको डैमेज करता है। और साथ साथ क्या होता है, यहाँ जब वायुमंडल में आप देखते हैं कि आयन मंडल के बाद क्या होता है, ये जो है, ये जब जो है पृथ्वी के उससे मैग्नेटिक स्फीयर से टकराता है, तो यहाँ पर एक लाइट उत्पन्न होती है जिसे अरोरा ऑस्ट्रियालिस और अरोरा बोरेलिस के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी अध्ययन इससे किया जाएगा। देखिए क्या लिखा है, अरोरा एरोगुलिस आयन मंडल व्हेन एलन रेडिएशन बिल्ड कॉस्मिक रेड और रिएक्टिव एंड फोटोकेमिकल घटना का अध्ययन भी किया जाता है। भारत अभी क्या जानते हैं, दिसंबर 2024 में आप जानते हैं भारत जो है अपना जो है पहला शुक्र मिशन यानी मिशन वीनस भेज रहा है। इसके लिए भी जो है इसरो द्वारा इसको अध्ययन के रूप में लिया जा रहा है। आगे देखते हैं हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हारून ग्लोबल फायर सूची के बारे में 2022 में भारत में कौन सा स्थान है। हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हारून ग्लोबल फायर सूची 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, 5वां है, 6वां है, 7वां है, 8वां, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है, 5वां है। भारत अभी इसके पहले क्या था, 9th पोजीशन पर था, अभी क्या हो गया है, 5वीं पोजीशन पर आ गया है। ये किसके द्वारा जारी की जाती है, हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है, और ये टॉप 500 की सूची होती है। ये एक्चुअली क्या होता है, जो नॉन स्टेट कंपनीज होती हैं, जो भी फैक्ट्रीज हो जाती हैं, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, उसके बारे में देखता है कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, और उसका इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन भी इसके आधार पर करता है। तो भारत अभी क्या है, 5वें स्थान पर है। और जो है विश्व में देखा जाए सर्वाधिक संख्या में लगभग जो है 260 कंपनियां कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। 35 कंपनियों के साथ जो है दूसरे नंबर पे क्या है, चीन है। और जो है हम लोग 20 कंपनियों के साथ जो है 20 कंपनियों के साथ हमारा स्थान कौन सा है, 5वां है। और भारत जो है 2021 में जो है 9वें स्थान पर था, 2022 में वो 2022 में जो है 5वें स्थान पर है। और मुंबई में 11 हो गई, और 4 अहमदाबाद में है, एक नोएडा, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों में भी मतलब जो है स्थित है। आगे बात करी जाए भारत की कौन सा सबसे बड़ी कंपनी है जो कि जो है ग्लोबल हारून की सूची में टॉप पे है भारत की, तो 202 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जो RIL रिलायंस इंडिया लिमिटेड है वो टॉप पर है, और दूसरे नंबर पे क्या है, TCS है। तो आई होप हमारी ये क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसे वीडियो के लिए। थैंक यू।